नमस्कार दोस्तों, विजय एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा एग्जामिनेशन सेट जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एसएससी सीपीओ एग्जामिनेशन टीयर 1 जनरल स्टडीज़ का 4/10/2023 को शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न आपके पास आता है, रावण पहाड़ी केव एंड दुर्गा टेम्पल एट एहोल पोर्ट्रे द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ विच डायनेस्टी। रावण पहाड़ी केव और दुर्गा टेम्पल एहोल में जो उपस्थित हैं वो किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं। दोस्तों, अब ये जो स्थापत्य शैली है, ये रावण पहाड़ी और दुर्गा टेम्पल जो है ये चालुक्य वंश की जो आर्किटेक्चरल फॉर्म है यानी स्थापत्य शैली है, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो हमारे पास बाकी तीन वंश हैं इनकी भी अपनी अपनी अलग स्थापत्य शैलियां हैं। ये जो टेम्पल्स हैं वो आपके इस स्थापत्य शैली में यानी चालुक्य वंश द्वारा बनाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर बेसिन्स दैट कवर्स द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हैज द ड्रेनेज ऑफ 39033 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये कौन सी रिवर है? पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की द्रोणी झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 39.033 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा दोस्तों, इसमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ये जो सबसे पहली नदी है, सबसे पहले तो आप इस फर्स्ट रिवर को देखिए। ये जो फर्स्ट रिवर है ये एक हिमालयन रिवर है। ठीक है, ये भारत और नेपाल के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है जिसे हम शारदा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाकी ये और ये तीन रिवर्स ऐसी हैं जो उड़ीसा की रिवर है, यानी पहले वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही आंसर नहीं है। ठीक है, और इसका जो आंसर है दोस्तों वो है आपकी ब्राह्मणी रिवर। ठीक है, तो ब्राह्मणी नदी जो है वो आपकी पूर्व की दिशा में बहने वाली नदी है और ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा झारखंड क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो तीन बाकी नदियां हैं, ये तीन की तीन नदियां जो हैं वो आपकी इनका जो स्रोत है, जल का सोर्स है, वो ग्राउंड वाटर है, यानी भूमिगत जल से इनमें जल आता है। ठीक है, या कह सकते हैं हम बरसात के पानी से इसमें आता है। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है थुल्लाल नृत्य विच ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थुल्लाल नृत्य, अच्छा जैसे हमारा कथकली होता है, थुल्लाल डांस भी एक उसी प्रकार की डांस फॉर्म है। अगेन ये डांस फॉर्म कहां से आ रही है दोस्तों? ये केरला से आ रही है। तो केरला का ये नृत्य है थुल्लाल नृत्य। अब जैसे हमारा कथकली के अंदर आपकी महाभारत की गाथाएं, महाभारत की जो स्टोरीज है उनका रिसाइटेशन किया जाता है या पौराणिक स्टोरीज का रिसाइटेशन किया जाता है, थुल्लाल जो है ये जाना जाता है खास तौर से अपने व्यंग के लिए। ये एक ऐसा डांस फॉर्म है, ये भी अगेन इसमें डांस होता है, कथा होती है। ठीक है, मतलब पोएटिक रिसाइटेशन हो गया और डांस हो गया। पर इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें समाज के में जो आपकी दुष्प्रथाएं चली आ रही हैं, जो कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं पर व्यंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारे पास आता है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, अच्छा दोस्तों, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अपने में से जब चुन के आती है तो अपने में से अपने स्पीकर का चुनाव करती है। राज्यसभा अपने में से केवल अपने डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव करती है। ठीक है, राज्यसभा का जो अपर सदन, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है दोस्तों, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब कई बार बच्चों का कुछ सवाल उठते हैं कि सर ये एक्स ऑफिशियो या पदेन सभापति का मतलब क्या होता है? बेटा, पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो
वर्ड यूज किया जाता है बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस, यानी जो भी व्यक्ति राज्यसभा में अपना ऑफिस ग्रहण करेगा, यानी पद ग्रहण करेगा, राज्यसभा का पद ग्रहण करेगा, वो स्वतः ही अपने आप ही, सॉरी, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो स्वतः ही आपका राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पदेन सभापति होते हैं किसके? नीति आयोग के। तो प्राइम मिनिस्टर इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का चेयरमैन भी हो जाएगा, उसके लिए अलग से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है हमारे पास, द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है ये आयोजित की जाती है विजय चौक, दिल्ली में। बीटिंग रिट्रीट होता क्या है बच्चों? जब 26 जनवरी की परेड खत्म हो जाती है तो परेड खत्म होने के आपके 1 से 2 दिन बाद क्या होता है, जो सेनाएं हैं वो एक सेरेमनी करती हैं जिसको बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। तो बीटिंग रिट्रीट का मतलब क्या होती है? जो सेनाएं हैं वो वापस, इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि सेनाएं वापस अपने अपने जगहों पे, स्थानों पे जाती हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा इवेंट है जो कि 26 जनवरी से संबंधित है। तो 26 जनवरी की परेड के बाद ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। कहाँ होती है दोस्तों? विजय चौक में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। In which year the Albert Einstein predict the new state of matter? Bose-Einstein condensate based on quantum formulation by Indian physicist सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है। अब ये जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की स्टेट है, इसे किस वर्ष एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था? तो बच्चों इसका उत्तर है 1924 में। अब जरा समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए दोस्तों, पदार्थ जो है उसकी 5 अवस्थाएं होती है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ऐसी स्टेट होती है, यानी कि जब आप किसी भी वस्तु को इतना ज्यादा, किसी पदार्थ को जब आप इतना ज्यादा ठंडा कर देंगे कि उसके जो कण हैं उनमें जो वाइब्रेशन होता है, जो उसके एटम्स में वाइब्रेशन होता है, वो वाइब्रेशन समाप्त हो जाए, वो वाइब्रेशन रुक जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, और एटम्स के इस प्रकार की ओवरलैपिंग से एक बड़ा सा एटम बनता है, सुपर एटम बनता है। और उस टाइम पे जो पदार्थ की अवस्था होती है वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की अवस्था हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 साइंटिस्टों के नाम पे ये रखा गया है, एक एल्बर्ट आइंस्टाइन और एक हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो पदार्थ की अभी तक 5 अवस्थाएं हैं जिनको खोजा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया था कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स? ठीक है। अच्छा दोस्तों, कुल ग्रहों की संख्या 8। ठीक है। अब इसमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से होते हैं? बेटा ये वो प्लैनेट हैं जिनके पास अपनी भूमि होती है, जिनके पास अपनी लैंड है, अपने पास एक सॉलिड सरफेस होती है। तो सॉलिड सरफेस वाले जो हमारे प्लैनेट्स हैं दोस्तों, वो अंदर के प्लैनेट होते हैं। अब अंदर के प्लैनेट के अंदर हमारे पास कौन कौन से हो गए? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसमें ये आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि वो कितने प्लैनेट होते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं। तो वो 4 प्लैनेट है। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये वो 4 ग्रह हैं जिनमें भूमि पाई जाती है, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कहलाता है, विच odorless, colorless, tasteless and chemically unreactive gas was invented by Daniel Rutherford in 1772 and was independently isolated at the same time by C.V. Shield and H. Cavendish। ठीक है। अब ये कौन सी गैस है, किसके बारे में बात हो रही है दोस्तों? तो यहाँ पे बात हो रही है नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, तो इनमें से नाइट्रोजन जो है ये इसका उत्तर है। अब नाइट्रोजन जो है ये आपकी इनर्ट बिहेवियर एग्जिबिट करती है।
इनर्ट बिहेवियर का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस होती है वो किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिभाग नहीं करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य आप लोगों के लिए है, जितने भी आपके चिप्स, नमकीन, ये सब जो कुछ आप खाते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो फैट होता है, जो आपके फ्राइड फूड होते हैं, जब इनको पैक किया जाता है तो इसमें जो फैट उपस्थित होता है वो फैट ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर जाए, ठीक है, तो इससे एक जो फैट होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो ये रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि अपने आप में इनर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके पास आता है, द ओलंपिक विंटर गेम्स 2026 विल बी प्लेड इन, दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक प्रश्न है, मिलानो कॉर्टिना। इसमें अगले हमारे ओलंपिक गेम होने वाले हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए, रीड द स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर इज द रियल हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन फ्रेमिंग द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब ये आप लोगों से ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो दोस्तों, गवर्नर राज्य सरकार का रियल हेड नहीं होता बेटा, ये नाम का होता है। रियल हेड जो है वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। द चीफ मिनिस्टर प्लेज अ की रोल इन फ्रेमिंग द लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। जो मुख्यमंत्री है वो राज्य के नियम, कानून, पॉलिसीज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, ये आंसर बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री का यही काम होता है। जो मुख्यमंत्री है वो राज्य में प्रधानमंत्री का समकक्ष होता है। तो जैसे हमारे पास केंद्र में प्रधानमंत्री है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। और गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, यानी राज्य का जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति, यानी राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। और बेटा एक बात इसमें और याद रखना, जो राज्यपाल का पद है ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ग्रहण किया जाता है, यानी गवर्नर होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जब तक प्रेसिडेंट को अच्छा लगेगा ये उस पद पर केवल तब तक बैठा रहेगा। यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, ये दो स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है कि रिकवरीज ऑफ लोन, एडवांसेस, बोरोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ। ऋणों और अग्रिमों की वसूली, उधार किस चीज का उदाहरण है? ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से समझना, ये कैपिटल रिसिप्ट्स का उदाहरण होती है। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है यहां पे? कैपिटल रिसिप्ट्स का। ठीक है, सरकार द्वारा जितनी पूंजी प्राप्त की जाती है ये उस पूंजियों का भाग है। ठीक है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट का भाग है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, सो पार्कर एंड द लोगो ऑफ हिज वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव डांस फॉर अ कॉज इज बीइंग प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल पोस्टेज स्टैम्प इशूड बाय। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्यात्मक प्रश्न है और इसका उत्तर है भूटान। ये भूटान की सरकार द्वारा जो डाक टिकट हैं उनमें प्रिंट किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, कारेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन। कारेवा फॉर्मेशंस आर फाउंड इन। चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं ये कारेवा फॉर्मेशन होते क्या है। देखो बच्चों, रिवर्स अपने साथ, नदियां अपने साथ क्या लेके आती हैं? ये पहाड़ों से आपका मलबा, जिसको हम लोग कहते हैं सिल्ट कहते हैं, ये सिल्ट लेकर आती है। ठीक है, और ये सिल्ट लाकर ये आपके कुछ स्थानों पर एकत्रित कर देती हैं, छोड़ देती हैं। और खास तौर से ये पीर पंजाल जो श्रृंखला है ये उसके तलहटी में इसे छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जब जल उतरता है, इसमें से जब पानी उतरता है, तो हमारे पास आपके नदी के द्वारा लाए गए जो अपर्दन पदार्थ हैं, जो आपके मैटर अपर्दन सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस का डिपॉजिट्स ये पीर पंजाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। और पीर पंजाल कहाँ है दोस्तों? ये कश्मीर हिमालय में है। ठीक है,
तो कारेवा क्या होता है बच्चों? नदियों द्वारा अपने साथ जो आपका अपरदन करके ले जो सब्सटेंसेस लाए जाते हैं, जब उनको एक जगह पे छोड़ के, ठीक है, लगातार छोड़ा जाता है, निरंतर छोड़ा जाता है, तो उससे आपके कुछ उच्च भूभाग यानी हाईलैंड्स क्रिएट होते हैं, और इन्हीं हाईलैंड्स को कारेवा कहा जाता है। कारेवा हमें हिमालय के जो पीर पंजाल श्रृंखला है वहां पे दिखाई देती है, और पीर पंजाल में कहाँ है? पीर पंजाल दोस्तों आपका कश्मीर हिमालय में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आता है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग अप्लाइड यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक टू इंडियन क्लासिकल डांस विद फोक एंड ट्राइबल डांस? निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपका यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक को आदिवासी नाट्य, यूरोपीय रंगमंच तकनीकों को आदिवासी नृत्य और भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उपयोग किया? दोस्तों ये किया था श्री उदय शंकर जी ने। ये भी अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ये किसने किया था? श्री उदय शंकर ने। तो उदय शंकर जी को हम इस चीज का क्रेडिट देते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल? निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे? ठीक है, तो दिमित्रियस विकेलास ये हमारे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, पहले अध्यक्ष थे इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। तो बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले प्रश्न की ओर। लिंथोई चैनाबम इज एसोसिएटेड विद फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट? दोस्तों लिंथोई चैनाबम जो है ये जूडो से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है, एक मार्शल आर्ट से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है, इन 1957 हु रीडिफाइंड द मॉडल प्रिडिक्टेड द शेप ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन? ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के आधार पे किन्होंने आपका मॉडल को रिफाइन किया था? तो दोस्तों ये है नाइल होम और गैलेस्पी। तो नाइल होम और गैलेस्पी ने ये मॉडल प्रिडिक्ट किया था 1957 में। फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखेंगे, इसको नोट जरूर कर लेना। दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और व्हाट डू यू कॉल द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल? अब एक कोशिका के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसको जाना जाता है किसके नाम से? साइटोप्लाज्म के नाम से। ठीक है, चलिए एक चीज और समझ लेते हैं। हमारा जो सेल है, एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। जो केंद्रक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, दोनों को एक साथ मिला दो, क्या बना? प्रोटोप्लाज्म बना। ठीक है दोस्तों, इसे कहा जाता है फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन की भौतिक इकाई। किसे? प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जरा बाकी भी देख लेते हैं थोड़ा सा। गोल्गी बॉडी, ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ लगी हुई संरचना है। ये एक सेल की ग्रंथि के रूप में काम करती हैं। राइबोसोम, बेटा इन्हें कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, और प्लाज्मिड, ठीक है, ये कहलाती है
मैजिक रिंग। ठीक है, ये केवल प्रोकैरियोट कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और इसका उपयोग क्लोनिंग के लिए किया जाता है। जो जेनेटिक क्लोनिंग होती है उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके पास आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, बुद्ध चरित्र। ठीक है, तो दोस्तों यही क्वेश्चन हमारा पिछले सेट के अंदर भी प्रेजेंट था और इसका आंसर जो था वो था दोस्तों आपका अश्वघोष। ठीक है, ये बुद्ध चरित्र किस में लिखी गई है? ये संस्कृत में लिखी गई है। अश्वघोष राजा कनिष्क के कोर्ट में प्रेजेंट थे। ठीक है दोस्तों, नागार्जुन ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने, जिनका उल्लेख हमें मिलता है मिलिंद पन्हों में, और वासुमित्र फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में चेयरमैन थे। चरक, ठीक है, चरक ये आयुर्वेद से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना इन्होंने की जो आज भी आयुर्वेद में उपयोग में लाई जाती है, जिसे कहते हैं चरक संहिता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है आपको, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोपाउंडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। तो 1950 में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकारों को संकलित किया गया था? दोस्तों देखो, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, 7 राइट्स थे। ठीक है, ये 7 अधिकार कौन कौन से थे? सबसे पहले फर्स्ट राइट जो है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक था, फिर आया 19 से 22 तक जिसे हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा अधिकार आप लोगों को मिलता है 23 और 24 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से लेके 28 तक ये मिलता है आप लोगों को, जिसको हम कहते हैं आपका धर्म का अधिकार, राइट टू रिलीजन या फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आता है 29 और 30, ये अधिकार हमारे पास हुआ करता था, जिसे हुआ करता है जिसे कहते हैं हम संस्कृति का अधिकार, राइट टू कल्चर। और 31 हुआ करता था, अब इसमें आर्टिकल 31 है दोस्तों और एक आर्टिकल 19F है, ये था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और फाइनली आर्टिकल 32 जिसको हम लोग कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे हमारे पास अधिकार है। इसमें ये जो राइट है इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो आपको कुल कितने अधिकार प्राप्त थे? 7 अधिकार प्राप्त थे। इसका आंसर ये 7 राइट्स है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, द 5-year plans in India laid down not only specific objectives be attained in 5-year plan but also what was the achieved period of 20 years. This long term plan is called भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल योजनाओं के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया है कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है और इस दीर्घकालीन योजनाओं को डैश कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आपका लॉन्ग टर्म गोल अभी नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्ग टर्म गोल सेट किए गए हैं दोस्तों, और इनको प्रोस्पेक्टिव प्लान कहा जाता है। इनको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव प्लान। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपका आता है, व्हाट डू यू कॉल द ड्रग्स दैट बाइंड द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट द
नेचुरल, इट्स नेचुरल फंक्शन। ऐसी औषधियों को क्या कहते हैं जो रिसेप्टर साइट से जुड़ती हैं और उसके प्राकृतिक कार्य को बाधित करती हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो मेडिसिन होती हैं, इन मेडिसिन को हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्ट मेडिसिन, प्रतिपक्षी औषधियां। ठीक है, रिसेप्टर साइट से बाइंड करके उसके प्राकृतिक फंक्शंस को हैम्पर करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर देयर इन द टाइम ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक ही सवाल को पूछने के दो तरीके और दोनों तरीकों में उत्तर नहीं बदलेगा दोस्तों, तो उत्तर क्या रहेगा? 7 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह हम लोगों को डेट दे दी गई थी कि भैया वो कब लिया गया था, और यहाँ पे सीधे सीधे जब हमने ऑप्ट किया था तब कितने थे। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। तानसेन द म्यूजिक लेजेंड वाज कोर्टियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स बिफोर कमिंग टू अकबर। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो है उसके अंदर डिस्कस किया था कि तानसेन को अकबर के कोर्ट में किसने भेजा था। ठीक है, तो तानसेन को अकबर के कोर्ट में रीवा के, इससे पहले ये कहाँ थे, रीवा के महाराज द्वारा दिया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि रीवा के महाराज का नाम क्या था। ठीक है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए। पढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। और डैश 2005 is referred as right to work as it guaranteed 100 days employment in a year by the Indian government to the people who are in need of and who are able to work। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें हैं। ये 100 दिन का जो रोजगार है, एटलीस्ट 100 डेज का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है मनरेगा योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये जो हमारा मनरेगा योजना है, इसमें जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, इसे ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब दोस्तों एक ऐसा रोजगार जिस रोजगार के अंदर व्यक्तियों को किसी विशिष्ट कौशल की सामान्यतः आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए केवल आपको शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है। तो बॉडी स्ट्रेंथ के आधार पे आप इस रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, और ये जो रोजगार है वो विशिष्टतया स्पेसिफिकली जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे विकास कार्यों में लोगों को लगाया जाता है। ठीक है, रोजगार दिया जाता है। ये 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।